आज का हमारा पहलू है डिप्रेशन के बारे में मालूमात। याद रखिएगा ये बहुत ही एक जनरल डिस्कशन होगी। इसमें आई डोंट इंटेंड कि मैं जो है स्पेसिफिक केसेस पे कमेंट कर रहा हूँ या दवाई या उनके डोजेस या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। इट्स अबाउट अवेयरनेस। तो डिप्रेशन जो है ना, पहले है क्या चीज़ वो? डिप्रेशन का जो मतलब होता है एसेंशली मायूसी। जो पिछले 2 हफ्तों में मोस्ट डेज़ यानी कि ज़्यादातर दिन मायूसी में गुज़रे हों। एंड उसके साथ बाकी अलामात भी आती हैं। अगर हम देखें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ेज़ जो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन रखता है कि दुनिया पे किस बीमारी का दबाव सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द टॉप, यानी कि बहुत कॉमन है। पाकिस्तान के अंदर जो है इट्स अबाउट 1 इन 3, यानी कि एक किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी भी लम्हे 3 इंसान में से 1 को ज़हनी बीमारी का शिकार होंगे, इतना कॉमन है। वो अलग बात है कि अवेयरनेस नहीं है। सो दे डोंट नो कि ये एक्चुअली बीमारी है जो ट्रीटेबल है और ये क्योरेबल है। यू डोंट नीड टू टेक मेडिकेशंस फॉर लाइफ, ऐसा भी नहीं होता। येस, आई विल टॉक अबाउट सर्टेन केसेस जहाँ पे डिप्रेशन की दवाइयों की हमें ज़रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या कोई और फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाउ बेसिकली अगर मुझे कोई कमेंट छोड़ दें ताकि आई कैन मेक श्योर कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं। राइट, ओके। तो वीडियो ठीक काम कर रही है। नाउ मूविंग ऑन, डिप्रेशन जो है वो एक रियल हेल्थ प्रॉब्लम है। सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अगर एक इंसान को कहें कि भाई तुम मतलब अपनी विल पावर से ठीक कर लो अपनी मतलब वो एक इंसान को, वही बात है जिसकी हड्डी टूटी हुई है उसको हम कह देंगे विल पावर से ठीक कर लो। इसको जो ठीक करने की हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? शुगर का मरीज़ है उसको कहते हैं भाई विल पावर से अपनी शुगर के लेवल ठीक कर लो। ये इसी तरह से लोग समझते हैं और मगर ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन के अंदर ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, ब्रेन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, उसको बहुत मुश्किल है स्टडी करना और समझना। हम स्लोली हमारे पास इतनी एडवांस्ड इमेजिंग आ रही है कि हम डिप्रेशन को अब समझ पा रहे हैं। एंड कुछ जो न्यूरोकेमिकल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं डिप्रेशन की सूरत में, सेरोटोनिन, डोपामीन, ग्लूटामेट, नॉरएपिनेफ्रीन। आई थिंक ये मैं ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ मगर अगेन मैं जैसे बताया आपको कि ये सिर्फ इट्स नॉट समथिंग कि ये बनाई हुई चीज़ है, इट्स रियल। एंड इसी वजह से हमें इन न्यूरोकेमिकल्स के बारे में पता है एंड हमें ये भी पता है कि ब्रेन की साइड से एमिग्डाला है, हिपोकैम्पस है, थैलेमस है, ये सब एरियाज जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इंक्लूडिंग अदर एरियाज। डिप्रेशन की जो मैकेनिज्म है इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ की तरह नहीं है, मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। तो ये तो है थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डिप्रेशन के बारे में। अब डिप्रेशन को जब कैसे हम उसको कैसे डायग्नोज करते हैं एट द मोमेंट, तो उसमें ये होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर लास्ट 2 वीक्स में ऑन मोस्ट डेज कोई भी बंदा या बंदी जो है मर्द या औरत, उनको मायूसी फील हो रही हो, उसके साथ उनको थकावट हो रही हो, उसके साथ जिस चीज़ों में उनको दिलचस्पी थी वो ख़त्म हो रही हो, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। अब डिप्रेशन जब डायग्नोस होता है तो उसकी भी किस्में होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी अलामात मरीज़ हमें बताते हैं। याद रखिएगा सिर्फ़ वो नहीं होता जो मरीज़ हमें बताते हैं, बल्कि जो हम खुद भी देख रहे होते हैं।
جیسے ایک میں نے پہلے بات کی تھی ٹیلی میڈیسن کے بارے میں ویڈیو، اس میں نے بتایا تھا کہ جو ایگزامینیشن کرتے ہیں وہ ہم کیسے کرتے ہیں. ہم بیسکلی ویڈیو کے ذریعے بہت سے لوگوں کو یہ کنسرن تھا کہ آپ ایگزامینیشن پہ کیسے کرتے ہیں. میرے خیال میں اگر کوئی کسی نے بھی سائیکائٹرسٹ کو وزٹ کیا ہوگا تو دے انڈرسٹینڈ مور کہ بھائی آپ بیٹھے ہوتے ہیں اینڈ ایگزامینیشن آپ کا اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے دا مومنٹ یو واک ان مائی آفس. آپ دروازے کے اندر آتے ہیں، آپ کا ایگزامینیشن اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. میں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کس طرح سے کس طرح سے واک کر رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے فیشیل ایکسپریشنز کیسے ہیں. ایون دو کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں گا، پریفرل ویژن کے تھرو بھی میں مریض کو آبزرو کر رہا ہوتا ہوں. اینڈ اس میں بھی بہت سے اس کے ریزنز ہیں. اینڈ تھوڑے بہت اگر میرے مریض یہ سنیں گے جن کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے مریض کو لے کے آئے تھے، اٹینڈنٹ سوری اپنے مریض کو لائے تھے، تو میں نے ان کو اٹینڈنٹ کو ایکسپلین کیا تھا کہ بھائی آپ دیکھیں جب میں نیچے اپنا کام کر رہا تھا تو یہ چیز آبزرو ہوئی تھی. اور پھر اٹینڈنٹ جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. تو یہ اس طرح سے جو ڈپریشن ہے اس کا معنی ہوتا ہے، اور سمٹم کی بیسس پہ ہم اس کو مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر پہ لے جاتے ہیں. اچھا، ڈپریشن کے اندر میں نے آپ کو 3 چیزوں کا بتایا: مایوسی، تھکاوٹ، اس کے علاوہ جن چیزوں میں دلچسپی تھی وہ ختم ہو جانا. اس کے علاوہ بے شمار اور بھی علامات ہو سکتی ہیں. بہت سے لوگ مجھے کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری میموری کمزور ہو رہی ہے. اس کا ون آف دا ریزنز از کہ ان کی جو توجہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. کنسنٹریشن اگر وہ افیکٹ ہوتی ہے تو برین اس وقت وہ میموری کو اسٹور نہیں کرتا، جس کی وجہ سے میموری از بینگ افیکٹ. مگر یہ اگین پارٹ آف ڈپریشن یا انزائٹی اینڈ اٹ از کیوریبل. موسٹ آف دا کیسز میں یہ سیریس نہیں ہوتا. دوسرا، کھانا بھوک نہیں لگتی. اس کے علاوہ جو ہے مایوسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو چڑچڑاپن، غصہ وہ بھی ہو سکتا ہے. جب جیسے جیسے ڈپریشن سیویئر ہوتا جاتا ہے اسی طرح ہم اور زیادہ سیریس علامات دیکھتے ہیں. لوگوں کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو خیالات آتے ہیں کہ کسی اور کو ماریں. اینڈ ایکچولی جو صرف خیالات تک بات نہیں رہتی ہے، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. یہ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر رپورٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے اس کے اوپر. اینڈ آئی ہیو ٹو سے کہ آئی واز ویری ڈسپوائنٹڈ کہ کوئی انڈین ایکٹر کی سوئسائڈ کی ہمیں ضرورت پڑی تھی کہ بھائی ہم اپنے ملک میں بھی اس ایشو کو ذرا زیادہ سیریس لیں، کیونکہ ہمارے یہاں ینگ پیپل آر کمیٹنگ سوئسائڈ آن اے ڈیلی بیسس، اور وہ یہ ہے جو پریونٹیبل ہے. اور پاکستان میں ینگ جو ہیں وہی ہیں جو ہمارا فیوچر جنریشن ہے. تو ایک سینس بنتی ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کو انویسٹ کریں تاکہ یہ آگے جا کے ملک کی مدد کر سکیں. اور سوئسائڈ کی جو ریٹس ہیں وہ ینگ پیپل میں ون آف دا ہائیسٹ میں سے ہیں. یہ بھی ایک وجہ، اس کے ویریس ریزنس ہیں. اس میں نہیں پڑھوں گا، آئی تھنک اٹ بیکم ذرا بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. تو اچھا، یہ تو ہو گیا کہ وہ ہوتا ہے. مگر بات یہ آتی ہے کہ ڈپریشن جو ہے، یاد رکھیے گا، بہت دفعہ کسی اور علامات کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ ان کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے. گھبراہٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کانپ رہے ہیں ہلکے ہلکے، نیند کے اندر جھٹکے لگ رہے. اسی طرح اور بھی گھبراہٹ کی علامات آتی ہیں. اگر گھبراہٹ کی علامات زیادہ ہیں اینڈ ڈپریشن کی کم ہیں تو پھر وہ ڈائگنوسس چینج ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، صرف ڈپریشن ایک بیماری نہیں ہے مینٹل ہیلتھ میں. بہت سی بیماریاں ہیں، اوور 100 illnesses ہیں، اور اس کے جو کامن ہیں ان کے بارے میں وقفے پہ کوشش کروں گا بات کرنے کی، تاکہ اس میں لوگوں کو اویئرنیس ہو اور پتہ لگے کہ ڈفرینسز کیا ہیں. تو ابھی ہم ڈپریشن تک ہی رہتے ہیں. ڈپریشن جو ہے، کچھ چیزیں ہیں جو جب ہم اسیس کرتے ہیں انسان کو
تو ہم یوز کرتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل. اس کو آپ کہہ لیں بایولوجی، سائیکالوجی اینڈ دا سوشل. بایولوجی جو ہے وہ جینیٹکس ہوتی ہے. اب فرض کریں جیسے میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، مجھے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں آف ہیونگ اے ہارٹ اٹیک. اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گا تو یس آئی مے بی گیٹنگ ون. اسی طرح جو لوگ ہیں جن کے خاندان میں ذہنی بیماری چل رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے. پھر کچھ لوگ جو پاسٹ میں بڑے ہوتے ہوئے صدمے سے گزرے ہوں، صدمے ہو سکتے ہیں، ابیوز ہو سکتا ہے، اس سے گزرے ہوں، وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں ڈپریشن کے. پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو اب کی سوشل سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، یعنی کہ فائنینشیل پرابلمس ہوں، ریلیشن شپ پرابلمس ہوں، جاب کی پرابلمس چل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں ڈپریشن کی طرف کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، انسان کو اس صورت میں لے جاتی ہیں. یاد رکھیے گا جو ہماری انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے جسم پہ فزیکل چینجز لے کے آتی ہے. کچھ کیمیکلز ہیں جن کی وہ بڑھ جاتے ہیں جو پھر برین میں افیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایک چین ریاکشن شروع ہوتا ہے. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اسپائرل کہتے ہیں. اسپائرل کا مطلب یہ ہے کہ ایک مریض ہے، وہ مایوس ہوا، اس کو لگا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اینڈ وہ جب اس کے بارے میں سوچتا رہا تو پھر اور مایوس ہو گیا. جب اور مایوس ہوا تو اس کی جو خیالات تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا میری کوئی کانفیڈنس نہیں ہے وہ اور اسٹرانگ ہو گیا، پھر اس کی وجہ سے اور مایوس ہو گیا. تو یہ ہے اسپائرل جو نیچے گر رہا ہوتا ہے. اس کو بھی حل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو یہ تو مطلب کچھ سمپل چیزیں تھیں. اگر آپ سوشل سچویشن کو دیکھیں تو بہت سے لوگ ڈرگز یوز کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ الکوہل یوز کرتے ہیں. الکوہل جو ہے جب پی رہا ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے، آئی تھنک ان کو کچھ ہائی فیلنگ آتی ہے یا ان کو اچھا لگتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے غم کو دنیا میں سے ٹینشن کو چھپا لیتے ہیں. مگر جب الکوہل سسٹم سے باہر نکلتی ہے تو وہ ایکچولی ڈپریشن کر دیتی ہے. تو الکوہل از اے ڈپریسنٹ، یہ یاد رکھیے گا، وہ ڈپریشن کو اور خراب کر دیتی ہے. اچھا، ڈرگس میں سب سے کامن میں چرس کی بات کروں گا. چرس بہت کامن ہے، لیگل بھی ہے دنیا میں کچھ ایریاز میں. اینڈ یہ ماں باپ بہت اسٹرگل کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کانورسیشن کرنے میں کہ بھائی دنیا یوز کری تو ہم کیوں نہیں یوز کریں گے. بات اتنی سی ہے کہ چرس جو ہے وہ آپ کو اس کی وجہ سے پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں، گھبراہٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ جو ہے ایک لانگ ٹرم یوز کی وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے موٹیویشنل سنڈروم، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا موٹیویشن لیول ہوتا ہے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے، ان کو کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا. اینڈ دس از ویری ویری انفارچونیٹ ایک ینگ بندے کے لیے کہ بھئی وہ اس وجہ سے اس کو اب کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو باقی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی دل کی بیماری ہے، اسی طرح اسٹروک ہو گیا یا ڈائبٹیز ہیں. یہ سب جو ہیں ڈپریشن کا رسک بڑھا دیتی ہیں. مگر ادھر ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ ہم دوائیاں کون سی یوز کرتے ہیں یا ٹریٹمنٹ کون سی یوز کرتے ہیں ڈپریشن کے لیے. کیونکہ جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ایک اسپیشلسٹ ہی جج کر سکتے ہیں کہ کون سی سیف ہے. اگر کسی کو ابھی ابھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ اس کو کوئی ہر دوائی نہیں دے سکتے. ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو سوچ کے دینا پڑتا ہے تاکہ آپ ان کو اور نقصان نہ کر بیٹھیں. اسی لیے اس میں اسپیشلسٹ انٹرونشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، ڈپریشن میں چلے گئے، وہ کیا جو ڈاکٹر نے ایڈوائس دی بھی ہوگی کارڈیولوجسٹ نے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں تاکہ آپ اپنی صحت کو بہتر کریں، ڈپریشن کی وجہ سے وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ سیلف کیئر چھوڑ دیتے ہیں لوگ.
उनको मोटिवेशन ही नहीं होती है। तो इसीलिए उस वक्त इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज फालिज के मरीज़, शुगर के अंदर मैं बार बार मरीज़ों को यही कहता हूँ कि डिप्रेशन या एनजाइटी जो है वो शुगर को ख़राब करती है और शुगर इनको ख़राब करती है, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं आप लोगों की नॉलेज में होना, क्योंकि पहली बात, ये सब चीज़ें हर रोज़ किसी न किसी को जानते हैं जो सफ़र कर रहा है और उसको मदद करने की ज़रूरत है। दूसरा, डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बात ये है कि नॉर्मल डॉक्टर्स जो होते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो यूजुअली इतने हाई लेवल मेंटल हेल्थ ट्रेन नहीं होते कि वो जज कर सकें कि सेफ्टी में रखते हुए मेडिकेशन कौन सी दी जाए। इसीलिए तो क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखेंगे। मैं अभी सुबह एक पढ़ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि आपके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स लाऊं, कि भाई कितना कॉमन है पाकिस्तान में डिप्रेशन। आप यकीन माने, वेरियस स्टडीज हुई हैं, एक स्टडी नहीं है, बहुत सी स्टडीज हुई हैं। एंड परसेंटेज जो मेजर सिटीज़ हैं उसकी बात हो रही है, गांव में बहुत मुश्किल होता है इसको जज करना। जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें 50% तक जा रहा है, 50% तक जा रहा है। वो अलग बात है कि क्योंकि लोग बस कोप कर रहे हैं, उनके आगे बस जिंदगी का एक मकसद है, बस वन डे एट अ टाइम लेते रहो, खुशी है या नहीं है बस लेते रहो। वो अलग बात है कि भाई अगर उनको पता हो, उनकी फैमिली सपोर्टिव हो, तो ये इजीली क्योरेबल चीज़ें होती हैं। मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि अलामात को दूर करना बहुत आसान काम है। कोई मरीज मेरे पास डिप्रेशन का आता है, उसको दवाई लिख के देना एंड उसकी अलामात को बेहतर करना, नो प्रॉब्लम, वो हो सकता है। मगर गोल वहाँ ख़त्म नहीं होता। ये मैं मरीजों को कहता हूँ, मेरा गोल उधर ख़त्म होता है कि जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस से आ जाएंगे। नॉर्मल लाइफ हो सकती है, जॉब वापस से शुरू कर देंगे या वापस से जो भी चीज़ वो उसमें आ जाएंगे। सिर्फ सिम्टम का ख़त्म करना इट्स नॉट रिकवरी। ये बात प्लीज़ याद रखिएगा। तो डॉक्टर का जो रोल है वो उधर ही ख़त्म नहीं हो जाता कि मैं प्रिस्क्रिप्शन दे के वापस बाहर भेज दूँ। इसीलिए शुरू में मैं मरीज़ों को लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी बताता हूँ एंड उसके साथ जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फॉर अस टू रियलाइज़ दिस। अच्छा, उसके अलावा जो है, अब देखें, अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जो है डिप्रेशन की, वो अलग-अलग किस्में हैं। लोगों का शायद एक यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स का भी थोड़ा-सा मिस्टेक है कि वी ओनली फोकस ऑन द मेडिकेशंस, मगर ऐसा नहीं है। डिप्रेशन का इलाज लाइक विद एनी अदर इलनेस, किसी को अगर डायबिटीज़ है भी, मगर अगर लो लेवल की है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज़ टॉलरेंस है, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप डाइट कंट्रोल करें। दवाई नहीं दे देते एकदम से, आप डाइट कंट्रोल करें। इसी तरह डिप्रेशन के अंदर अगर सिम्पटम्स माइल्ड हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको दवाई दूँगा मैं। उनको लाइफ़स्टाइल चेंजेस से फिर क्या मुराद है? लाइफ़स्टाइल चेंजेस से मुराद होती है एक्सरसाइज़, हेल्दी डाइट, स्मोकिंग या ड्रग्स वो छोड़ दें और इसके अलावा जो है अपनी रूटीन एक मेंटेन रखें। दीज़ आर द सिंपल थिंग्स जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस होती हैं। मगर अगर अलामात और बढ़ रही है, तो उसके अंदर फिर थेरेपी का बहुत रोल है। थेरेपी एक मतलब, आई नो कि यहाँ उसका तो अवेयरनेस और भी कम है। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉकिंग थेरेपी। उसकी अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और भी कम है एंड पीपल डोंट रियलाइज़ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है। डिप्रेशन के अंदर थेरेपीज़, जो टॉकिंग थेरेपी है, वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। एक है काउंसलिंग। काउंसलिंग तो आप जानते हैं, बेसिकली सिंपल है कि उसमें आप जाते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं एंड डॉक्टर जो है वो आपको थोड़ी-सी गाइडेंस दे देते हैं। दैट्स काउंसलिंग, रीअश्योरेंस एंड गाइडेंस, काउंसलिंग। उसके अलावा फिर हमारे पास आईटीपी है, इंटरपर्सनल थेरेपी।
वो ये होता है कि वो एड्रेस करती है जहाँ पे डिप्रेशन की वजह रिलेशनशिप से, वो एक कॉज बन रहा है फॉर द डिप्रेशन, तो उधर फिर आईटीपी यूज होती है। इसके अलावा फिर आपके पास सीबीटी आती है, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी जो है वो क्या करती है कि वो सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करती है, विच मीन्स कि अगर मैं नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं तो और उन ख्यालात की वजह से जो मुझे फीलिंग आ रही है उसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूँ कि भाई ये सही नहीं है। पर ये मैंने बहुत ही आपको शॉर्ट उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, मगर एक्चुअल फैक्ट में सीबीटी में प्रॉपर असेसमेंट होती है, और फिर उसके बाद जो साइकाइट्रिस्ट हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, वो फिर बैठ के मरीज के साथ प्लान बनाते हैं। फिर एक और फॉर्म जो है जो साइकोडायनामिक साइकोएनालिसिस, वो ये करती है कि वो अ, उसमें मरीज को बोलने देते हैं जो भी बोलना है, और एक बात से दूसरी बात और तीसरी बात कनेक्ट होती है, यानी कि प्रेजेंट से हम कनेक्ट होंगे पास्ट में, सॉरी सॉरी जी, अच्छा, तो प्रेजेंट से हम कनेक्ट होंगे पास्ट में। तो बेसिकली वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं द पैटर्न्स, और उसके अलावा जो है जो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये अलामत आएगी। तो ये है साइकोडायनामिक साइकोएनालिसिस। यहाँ पे आप पैटर्न्स एंड जो पीछे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अब अलामत आ रही हैं, एंड देन यू ट्राई एंड हेल्प द पेशेंट कि उसको मैनेज कैसे करना है। दिस इज बेसिकली व्हाट आई यूज जब मेरे पास लोग आते हैं। तो व्हाट आई यूज इज साइकोडायनामिक साइकोएनालिसिस विथ मॉडिफाइड सीबीटी। उसका मतलब ये होता है कि मॉडिफाइड सीबीटी का होता है, ये मतलब होता है कि मैं जो टेक्स्ट बुक सीबीटी होती है उस तरह से नहीं जाता। इट्स अ बिट मॉडिफाइड, व्हिच मींस के मैं दोनों मरीज को बोलने भी दे रहे होते हैं, उनको वेंट आउट तो करते ही हैं वो, मगर हम स्लोली पास्ट में भी जाते हैं, एंड देन वी कम बैक टू द फ्यूचर। वो तो हो गया साइकोडायनामिक पार्ट। फिर आ जाता है जो प्रेजेंट पार्ट, जो कि उसमें ये होता है कि हम डिटर्मिन करते हैं कि ये ख्याल जब आता है तो मरीज का फीलिंग क्या होती है, ख्याल से पहले क्या हो रहा था। तो यानी कि पहले क्या हुआ, फिर एक ख्याल आया, और फिर एक मरीज का रिस्पॉन्स था, और वो फिर असेस, अगर वो भी साथ साथ असेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से मैं उनको फिर गाइड करता हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। बट आई हैव टू टेल यू कि भाई थेरेपी जो है वो इट टेक्स टाइम। ये नहीं होता कि आप समझें कि एक दो सेशन में करूँगा या करूँगी एंड एवरीथिंग विल बी ओके। आई एम सॉरी, नो, दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स। थेरेपी टेक्स टाइम। जिस तरह से मेडिसिन टाइम लेती हैं, थेरेपी भी टाइम लेती है। बट द गुड थिंग इज कि जब लोग थेरेपी के जरिए जाते हैं, आप यकीन माने कि बहुत से लोग इसके ज़रिए दे आर वर्किंग एंड फंक्शनिंग एट अ वेरी वेरी हाई लेवल, यानी कि पीएचडीज कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ जॉब्स कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, एंड पीछे से सपोर्ट मिल रहा होता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। उसके अलावा फिर आ जाते हैं हम दवाइयों पे। अब दवाइयों के अंदर जो होता है, कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। गाइडलाइन, मेरे पास जो मरीज आते हैं, मैं बार बार एक अल्फाज यूज़ करता हूँ, मैं पिछली वीडियोज में भी यूज़ कर चुका हूँ, गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब बहुत से मरीजों पे रिसर्च हुई और हमें जो आउटकम मिलता है उस बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सी दवाई बेस्ट है फर्स्ट लाइन में, फिर सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। ये नहीं होता कि मेरा एक सीनियर था, उसने ये दवाई लिख दी थी, तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो गया, तो ये गाइडलाइन बन गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्ट है, और सेल्फ रिपोर्ट इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। ठीक है जी। अच्छा, जब दवाइयों के केस में आते हैं, अगेन मैं गाइडलाइन फॉलो तो करता हूँ, और मेरे मरीज जो सुन रहे हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं उनको तंग भी बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार टेस्टों की बात कर रहा होता हूँ।
वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये गाइडलाइंस हैं। मतलब कुछ दवाइयाँ हैं जो बॉडी को ज़ाहिर है असर कर सकती हैं, एंड उसके लिए मेरा एज़ अ डॉक्टर काम है कि मैं मरीज़ पे नज़र रखूँ। सिर्फ़ ये नहीं होता कि मैं कहूँ कि भई मेरा ज़हन से ताल्लुक है, तो ये तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है। वो अलग बात है कि मेरी दवाई की वजह से आपका मैदे में तकलीफ़ हो रही है, तो आप मैदे के डॉक्टर को दिखाएँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर पता है कि भई मैदे के तकलीफ़ हो रही है, तो आप दवाई ऐसी चूज़ करें कि जो मैदे पे इतना इफ़ेक्ट ना दे। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी। इसको हम कहते हैं होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट। होलिस्टिक होता है यानी कि पूरे मरीज़ को आप ट्रीट कर रहे होते हैं, उसके एक सिर्फ़ पार्ट को ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यानी आई एज़ अ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मरीज़ को इस तरह से करने में। अब जो मैंने आपसे डिप्रेशन की बात की है, याद रखिएगा डिप्रेशन की कुछ ऐसी भी प्रेज़ेंटेशन होती है जो मैंने अलामात बताई हैं शायद उस तरह से ना हो। मेरे पास लोग आते हैं जो व्हीलचेयर में आते हैं। ऐसा हुआ यंग लोग, मैं यंग की बात 20s की बात कर रहा हूँ आपसे। आते हैं व्हीलचेयर जैसे उनको फालिज अटैक हुआ हुआ है। वो पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास हो के आए हुए। एवरीथिंग इज़ क्लियर। मगर जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो अंडरलाइन कोई न कोई वजह चल रही होती है साइकोलॉजिकली, जो डिप्रेशन हो या एंग्ज़ायटी हो। जब उनकी उस केस के अंदर आई बिलीव कि थेरेपी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकेशंस। मगर जब सही तरह ट्रीटमेंट होती है एंड फैमिली को सही गाइडेंस मिलती है, तो देन वो चीज़ खुद ही रिकवर हो जाती है। एंड एंड ट्रस्ट मी, वो वॉक करके आराम से कनेक्ट से जा रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि डिप्रेशन सिर्फ़ जिस तरह मैंने बताया उस तरह प्रेज़ेंट नहीं करता। कुछ लोग आते हैं कि भई मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वो अगेन बाकी डॉक्टर्स को भी दिखा चुके होते हैं, एंड बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो कह चुके होते हैं कि भई हमें कोई वजह ही नहीं मिल रही। तो वो अगेन इट्स अ साइन ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी इस तरह से प्रेज़ेंट करती है। फिर एक चीज़ होती है वो फ़र्ज़ करें अगर एक मरीज़ को थोड़ा-सा भी, ज़रा-सा यहाँ पे दर्द हुआ, तो उसको फ़िक्र हो जाती है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। कितनी दफ़ा वो डॉक्टरों के चक्कर लगा चुके होते हैं, कितनी दफ़ा वो इमरजेंसी के चक्कर लगा चुके होते हैं। दे हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसे वो खर्च कर चुके होते हैं, हत्ता कि इसका रीज़न डिप्रेशन होता है। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन सिम्पटम्स या सोमैटिक सिम्पटम्स। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि डिप्रेशन जो है वो मैं समराइज़ करता हूँ, बहुत कॉमन है। 1 इन 3 की बात कर रहे हैं हम। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो मेरी वीडियो है आई होप कि आप लोग शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे, एंड वो लोग जो हैं जो बेचारे काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे हैं बट बिकॉज़ दे उनको पता नहीं था, वो हेल्प ले सकें। तो ये वो है चीज़। आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में होंगे। हर सिटी में कोई न कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए होते हैं। उनसे राब्ता करें, उनसे एडवाइस लें एंड गेट द ट्रीटमेंट। क्योंकि डिप्रेशन इज़ ट्रीटेबल, इट्स क्यूरेबल। इसका मतलब ये होता है कि वो आप दवाई या जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद सही हो जाते हैं एंड द मेडिकेशन स्टॉप्स। अच्छा, एक चीज़ है जहाँ पे मैं मरीज़ को कहता हूँ कि इट मे नॉट हैपन। वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें घर में लोग रह रहे हैं एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अनफॉर्च्युनेटली वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वो वैसे ही रहेंगी। तो जो अंडरलाइंग रीज़न है डिप्रेशन का, वो तो रह रहा है। जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, वो बेहतर तो महसूस करते हैं, मगर जब रोकने का वक़्त आता है, तो उधर फिर प्रॉब्लम होती है। वो वैसे ही होता है कि जो अंडरलाइंग रीज़न था, जो डोमेस्टिक रीज़न था, वो जब तक रहेगा, तो आप दवाई दे के अगर हटा भी देते हैं, क्योंकि वो रीज़न वही है, तो डिप्रेशन की अलामत फिर से आ जाएँगी। इस केस के अंदर फिर हमें ज़रा गौर से सोचना पड़ता है। यहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत तो होती है,
ना उनके पास चॉइस होनी चाहिए मरीज़ के पास कि क्या वो फिर थेरेपी के ज़रिए हेल्प ले लें। क्योंकि उसके तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आई मीन प्रीटी मच नहीं होते अगर सही तरह की जाए टॉकिंग थेरेपी। दवाइयों से कम ही होते हैं। एंड दूसरा ये है कि फिर उनको दवाइयों से हटाया जा सकता है, या अगर उनको दवाई तंग नहीं कर रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, देन आई एम अफ्रेड कि उनको मुझे कहना पड़ता है कि देखें अगर मैं रोकूंगा नीचे आपके हालात वैसे ही हैं, वो चेंज नहीं हुए। सो अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। तो ये एक वजह है जहाँ पे मेडिसिन का यूज़ प्रोलॉन्ग हो जाता है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ्स हैं कि डिप्रेशन जो है वो डॉक्टर्स दवाइयाँ जो देते हैं वो ज़िंदगी भर की होती हैं। अ, उससे हमें सुला देते हैं, उसके बेशुमार साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो सब चीज़ें होते हैं। देखिए मैं इसको एक बार एक ट्रैक कर देता हूँ। पहली बात मैंने आपको अभी बता दिया है कि रीज़न क्या होता है अगर मेडिसिन लॉन्ग टर्म क्यों देते हैं। इन मोस्ट केसेस लॉन्ग टर्म नहीं होती। दूसरी बात, अगर मैंने मरीज़ को सुलाना ही है तो फिर फ़ायदा नहीं है इलाज का, क्योंकि मैं उनको प्रोडक्टिव नहीं बना रहा, बल्कि मैं उनको जो वो काम कर भी रहे थे वो भी हटा दिए मैंने। तो इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये ट्रीटमेंट प्लान होता ही नहीं है। और जो दूसरा है कि भाई मेडिसिन जो है वो आदी हो जाएँगी। ये ज़रा-सा मैं एडमिट करता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स हैं वो विदाउट काउंसलिंग पेशेंट्स को मेडिसिन शुरू करा देते हैं एंड दोज़ मेडिकेशंस आर एडिक्टिव। फॉर व्हाटएवर रीज़न पेशेंट्स जो हैं वो वापस नहीं जाते उन डॉक्टर के पास, मगर उनकी दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्योंकि उनको शुरू में काउंसल नहीं किया गया होता कि ये दवाई एडिक्टिव है, वो लेते रहते हैं और फिर साल गुज़र जाता है, जो भी होता है वो उसके आदी हो जाते हैं। दैट्स वन ऑफ द वेज़ जिसकी वजह से मरीज़ इस तरह की दवाइयों में आदी हो जाते हैं। तो इसका ख़्याल रखना होता है। एंड अगेन मैं कहूँगा कि मरीज़ के राइट्स हैं कि आप डॉक्टर से पूछें कि मुझे क्या बीमारी है, ऑप्शंस क्या-क्या हैं, और अगर दवाइयाँ हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट कॉमन क्या हैं। ज़ाहिर है अगर आप पॉन्स्टन भी खा लें, उसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो आप खाना छोड़ देंगे। हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मगर जब डिसीज़न ली जाती है तो हमेशा बेनिफिट एंड रिस्क को बैलेंस करके ली जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर बेनिफिट मरीज़ को ज़्यादा है और रिस्क कम है, तो मेडिसिन दी जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब मुझे बुलाया जाता है हॉस्पिटल में किसी मरीज़ को देखने, एंड बेशक उनको थोड़े-से सिम्पटम्स हों, मगर बात सिर्फ़ इतनी सी है कि क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशंस इतनी ख़राब होती हैं कि वहाँ पे मैं एडवाइस करता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्टिफाइड कि मैं दवाइयाँ शुरू करूँ, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। अच्छा, यही आज का मेरा लेक्चर था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अम, मैं थोड़ा-सा बस देख लूँ। राइट, ओके। सो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसका मैं आपको अनकरीब बता दूंगा, बट आई थिंक पहले मुझे बहुत से लोगों ने कहा हुआ है बाइपोलर पे। सो द नेक्स्ट सेशन आई ट्राई कि वो हम बाइपोलर पे रखें, उसके बारे में मैं आपको फिर मालूमात एंड अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया सुनने का। खुदा हाफिज़।